हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, जिसमें हमें स्टडी करना है डेफिनेशन ऑफ फंगस, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फंगल थेलाई, फंगल टिश्यूज़ और मॉडिफिकेशन ऑफ थेलस के बारे में। इसमें हमें बेसिकली देखना है कि फंजाई का ओवरव्यू लेना है एक ब्रीफ तरीके से कि फंजाई क्या है, क्या वो अपना फूड खुद बना सकता है या उसके क्या सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं, फंगस थेलाई क्या होती है और डिफरेंट टिश्यूज़ के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम एक बेसिक से कॉन्सेप्ट की बात करें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्पीसीज़ फंगस की पाई जाती हैं जो कि सेप्रोफिटिक होती हैं नेचर में। इट मीन्स कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव करती हैं। लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल्स को डिजीज़ कोज करती हैं। लेकिन अगर प्लांट के केस में बात की जाए तो फंगस की 10,000 से भी ज़्यादा ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज़ कोज करती हैं। सारे जो प्लांट्स हैं वो देखा गया है कि किसी ना किसी पर्टिकुलर फंगस की स्पीसीज़ के द्वारा डिजीज़ कोज उनमें की जाती है, यानी कि हर एक प्लांट किसी ना किसी फंगल डिजीज़ के द्वारा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के बारे में। फंजाई की एक्यूरेट डेफिनेशन होगी कि फंजाई यूकेरियोटिक, एक्लोरोफिलस, यूनी या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एसेक्सुअली या सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज़ आती है कि फंजाई, सारे फंजाई जो हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब है, यूकेरियोटिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, यू प्लस कैरियोन। यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि यूकेरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है। तो फंजाई जो हैं, सारे जो फंजाई हैं वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसके अलावा इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं फंजाई में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फंगस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं और इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक रिजिड वॉल के द्वारा घिरा हुआ रहता है। बेसिकली फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन और ग्लूकन से मिलके बनी होती है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं फंगस के या कुछ ऐसे फंगस हैं जिनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फंगस की सेल वॉल बेसिकली किसकी बनी होती है। तो फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटिन एंड ग्लूकन्स की मिलके बनी होती है, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि फंगस की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की मिलके बनी होती है। सारे जो फंगस हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली बहुत तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फंगस जो हैं वो एक्लोरोफिलस होते हैं नेचर में, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट उसकी होती है, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट अगर होगा तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो क्योंकि फंजाई एक्लोरोफिलस है, यानी कि क्लोरोफिल यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये इनकैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में। इसका मतलब कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनको अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। सारे जो फंगस हैं वो कीमो हेटेरोट्रॉपिक हैं। कीमो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि ये कार्बन के सोर्स के रूप में किसी ऑर्गेनिक सोर्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकें और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में उनके द्वारा ग्रोथ और एनर्जी को जो प्रोड्यूस किया जाता है उनको यूज़ कर सकें। यानी कि बेसिकली कीमो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब है कि सब कुछ खुद नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन सोर्सेज का यूज़ करके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला तो कि ये कीमो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरा इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है। इसके अलावा अगर हम फंगस के स्टोरेज कंपाउंड्स की बात करें कि कौन कौन से स्टोरेज मटेरियल्स इनमें प्रेजेंट हैं, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में फूड को स्टोर कर सकते हैं, शुगर, एल्कोहल्स एंड लिपिड्स के रूप में। ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी रह सकते हैं या फिर पैरासिटिक या सिम्बायोटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। इनकी मोर्फोलॉजी की बात की जाए तो जो फंगस है वो माइसीलियम से मिलके बना होता है और माइसीलियम जो है वो पर्टिकल हाइफा से मिलके बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि माइसीलियम फंगस की वेजिटेटिव बॉडी को बोला जाता है। ध्यान में रखा जाए, हमने यहाँ वेजिटेटिव वर्ड का यूज़ किया है, तो माइसीलियम जो है वो एक फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी को ही बोला जाता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सम्मिलित नहीं होंगे।
और जो माइसीलियम है वो हाइफा से मिलके बना होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाइफा जो है वो माइसीलियम की इंडिविजुअल ब्रांच को बोला जाता है, यानी कि पर्टिकुलर एक मास जो होगा फंगस का उसे बोलेंगे माइसीलियम, और वो जो माइसीलियम छोटी छोटी ब्रांचेज से मिलके बना होगा उनको हम बोलते हैं हाइफा, जो कि बेसिकली यूनिफॉर्म होते हैं थिकनेस में। और ये हाइफा सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकते हैं। सेप्टेट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर हाइफा काफ़ी, फंगस का हाइफा काफ़ी लॉन्ग होता है, तो उस पर्टिकुलर हाइफा को डिफरेंट सेप्टा के थ्रू डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जहाँ पे एसेप्टेट हाइफा प्रेजेंट होता है वहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस एक ही सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिनोसाइटिक हाइफा की। सिनोसिटिक हाइफा जो है वो हम एसेप्टेट हाइफा का ही दूसरा नाम दे देते हैं, और दूसरा आता है सेप्टेट हाइफा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, बहुत सारी जगह एसेप्टेट हाइफी नाम लिख के सिनोसिटिक हाइफी वहाँ पर लिख दिया जाता है, तो आपको क्लियर होनी चाहिए टर्म्स कि क्या सिनोसिटिक हाइफा है और क्या सेप्टेट हाइफा है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, सिनोसिटिक हाइफा में सेप्टेशन नहीं हुआ है, यानी कि सेप्टा एब्सेंट है, तो सारे न्यूक्लियस एक ही जगह पे बिखरे हुए हैं, एक ही सेल के अंदर उनको कंसिडर किया जाता है। जबकि सेप्टेट हाइफा में डिफरेंट सेप्टा के द्वारा सेल्स में पर सेल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा जो जैसे कि सेप्टा के बेसिस पे भी डिफरेंट जो फंगस हैं उनमें डिफरेंट टाइप के सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट और वेल नोन सेप्टा है डोलिपोर सेप्टम, जो कि बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर्स में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डोलिपोर सेप्टम जो है वो बेसिकली बेसिडियोमाइसीड्स के जो फंगस है उनमें पाया जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंगस। फंगस बेसिकली टाइप्स ऑफ फंगस थेलस। थेलस बेसिकली क्या होता है, हम कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस को थेलस के नाम से जानते हैं। यानी कि हमने माइसीलियम में बात की थी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस, सिर्फ फंगस का वेजिटेटिव पार्ट को हम बोलते हैं माइसीलियम, लेकिन जब वेजिटेटिव पार्ट के साथ में रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं थेलस, और थेलस रिप्रेजेंट द कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस। यानी कि जो थेलस है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट से मिलके बना होता है, और हम कंप्लीट फंगस की बॉडी को थेलस नाम से बोल सकते हैं। अब ये जो थेलस है ये बेसिकली बहुत सारे टाइप का हो सकता है, लेकिन मेन इसकी दो टाइप्स हैं, यूकार्पिक थेलस और होलोकार्पिक थेलस। यूकार्पिक थेलस में क्या होगा, जो पर्टिकुलर फंगस की बॉडी है या जो थेलस है वो दो कैटेगरीज में या दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। पहला वेजिटेटिव पार्ट में जो कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो कि कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर्स बनाने में हेल्प करेगा, उनमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यानी कि यूकार्पिक थेलस दो स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है, पहला वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस प्रकार की थेलस को हम बोलते हैं यूकार्पिक थेलस। इसका एग्जाम्पल है पीथियम एफिनिडर्मेटम। लेकिन होलोकार्पिक जो थेलस होती है उसमें क्या होता है, कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है फंगस का। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक जो माइसीलियम है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरह वर्क करेगा, और आफ्टर टाइम पर वो पूरी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है। यानी कि पहले वाली में वेजिटेटिव ग्रोथ भी साथ में चल रही थी और रिप्रोडक्टिव फेज भी साथ में चल रही थी, जबकि होलोकार्पिक थेलस में ऐसा नहीं है। होलोकार्पिक थेलस में एक बार में एक ही प्रोसेस चल पाएगी, या तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी या तो फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। एक बार जब जो फंगस है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर लेगा तो फिर पूरे तरीके से वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं होलोकार्पिक थेलस। और ये जो होलोकार्पिक थेलस है ये बेसिकली ईस्ट और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम में प्रेजेंट होता है। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम वो फंगस है जो कि वाट डिजीज ऑफ पोटैटो को कोज करता है। नेक्स्ट आते हैं माइसीलियम के बारे में। हमने पढ़ा कि माइसीलियम जो है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव पार्ट को बोला जाता है किसी भी फंगस के, और वो जो वेजिटेटिव पार्ट है वो डिफरेंट या बहुत सारे हाइफा से मिलके बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ हाइफा या फिर हाइफल मास जो है उसे माइसीलियम बोला जाता है, जो कि बाद में पूरी बॉडी बनाता है। और बॉडी हमने क्या बोला था कि थेलस, पूरी फंगस की जो बॉडी है कंप्लीट बॉडी उसे बोला जाता है थेलस। ये जो माइसीलियम है ये पैरासिटिकली ग्रो करता है होस्ट के सरफेस के ऊपर, या तो ये सेल्स के बीच में ग्रो करेगा या तो फिर ये सेल्स को पेनिट्रेट करेगा। अगर ये होस्ट की ऊपर सरफेस के ऊपर या आउटर सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहा है और बिटवीन द सेल्स ग्रो कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं इंटरसेल्युलर माइसीलियम। जबकि अगर यही माइसीलियम होस्ट की सेल को पेनिट्रेट करके होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो इसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर माइसीलियम।
अगर माइसीलियम इंटरसेल्यूलर हुआ तो फूड को होस्ट की सेल वॉल या फिर मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन अगर इंटरसेल्यूलर हाइफा हुआ या फिर इंट्रासेल्यूलर हाइफा हुआ तो वो डायरेक्ट जो होस्ट है उसकी सेल को पेनिट्रेट करेगा और वहीं से अपने फूड और न्यूट्रिएंट्स को लेगा और सीधा डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म से ही कांटेक्ट करेगा और डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म से ही न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइसीलियम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। माइसीलियम का जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूक्लियस के बेस पे किया गया है कि पर्टिकुलर माइसीलियम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सबसे पहले आता है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, मोनो का मीन्स वन और कैरियोटिक में कैरियोन का मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा माइसीलियम जिनमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो इसे ही हम सिमिलर टर्म दे सकते हैं यूनिन्यूक्लिएट। तो माइसीलियम जो कि एक सिंगल न्यूक्लियस रखता होगा और फंगस की हैप्लोफेज, हैप्लो का मतलब हुआ सिंगल न्यूक्लियस वाला या एन फेज जिसे बोला जाता है, तो हैप्लोफेज लाइफ साइकिल में जो पार्टिसिपेट करता है या हैप्लोफेज लाइफ साइकिल बनाता है फंजाई की, उसे हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाई का मतलब दो और कैरियोटिक में कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा माइसीलियम जिसमें कि दो न्यूक्लियस होंगे जो कि डाइकैरियोन स्ट्रक्चर बनाएगा और ये डिप्लोफेज, फंजाई की डिप्लोफेज जो लाइफ साइकिल है उसको डिनोट करेगा। नेक्स्ट आते हैं होमोकैरियोटिक एंड हेट्रोकैरियोटिक। होमो का मतलब हुआ सिमिलर और हेट्रो का मतलब हुआ डिफरेंट, तो यानी कि जिसमें सिमिलर या जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलते हैं होमोकैरियोटिक माइसीलियम, और जिनमें जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। इसके अलावा एक और टर्म आती है मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम। मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम का मतलब हुआ जहाँ पर दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई किसी एक फंगल सेल में प्रेजेंट होंगी, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज सोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। फंगस के द्वारा कुछ सोमेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया जाता है जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में उनको हेल्प कर सकें, पर ये जो डिफरेंट सोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रत्येक टाइप के फंगस में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंगस में ही प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा आता है राइजोइड। राइजोइड्स जो हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डिफरेंट फंगस में जैसे कि काइट्रोडियोमाइसीड्स, ऊमाइसीड्स और जाइगोमाइसीड्स में प्रेजेंट होती हैं। दूसरी आती है एप्रेसोरिया जो कि एक सोमेटिक स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली यूरेडिनेल्स ऑर्डर जिसमें कि रस्ट फंजाई आता है और इरिसिफेल्स जिसमें कि पाउडर मिल्ड्यू फंगस आती है में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फंगल थैलस। बेसिकली फंगस के थैलस के बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं, लेकिन जो कॉमन फंगस के थैलस के टाइप्स हैं वो तीन हैं, प्लाज्मोडियम, यूनिसेलुलर थैलस और मल्टीसेलुलर थैलस। सबसे पहला तो आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ द फंजाई में मल्टीसेलुलर टाइप का फंगल थैलस पाया जाता है। दूसरा जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का फंगल थैलस है वो है प्लाज्मोडियम जो कि नेक्ड होता है, यानी कि किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, यानी कि इसके प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ये अमीबियोइड फैशन में मूव करता है। टाइप्स ऑफ फंगल थैलस की बात करें तो फंगस के थैलस के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें से तीन कुछ मेजर हैं, प्लाज्मोडियम, यूनिसेलुलर थैलस और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जो है वो मोस्टली फंजाई में प्रेजेंट होगा, प्लाज्मोडियम जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, और प्लाज्मोडियम को आप याद रख सकते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है जो कि अमीबियोइड फैशन में मूव करता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियोफेरा ब्रेसिकी। यूनिसेलुलर थैलस जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसके फंगस थैलस में ओनली एक सिंगल सेल होगी, यूनी मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगी, जैसे कि एग्जाम्पल सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। नेक्स्ट आते हैं मल्टीसेलुलर या फिलामेंटस, जिनमें कि मल्टी या फिर एक या दो से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी, उसे हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर, और कॉमनली यही पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंगल टिश्यूज़। फंगल टिश्यूज़ क्या होते हैं? फंगस की लाइफ साइकिल में जो माइसीलियम है वो लूजली या फिर कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज रहता है। इन ऑर्गेनाइज टिश्यूज़ को हम बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा, यानी कि जो हमने माइसीलियम पढ़ा था फंगस का वो किसी ना किसी फॉर्मेट में तो
ऑर्गेनाइज्ड हुआ रहेगा, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, या तो वो लूजली रहेगा या तो वो कॉम्पैक्टली रहेगा, यानी कि या तो वो बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा पड़ा रहेगा या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड फंगल टिश्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं प्लेक्टेनकाइमा, और ये प्लेक्टेनकाइमा दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोजेनकाइमा या सूडोपेरेनकाइमा, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया ना, या तो जो टिश्यूज़ हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड होंगे या तो वो कॉम्पैक्टली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो इसी के बेसिस पे प्लेक्टेनकाइमा को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोजेनकाइमा एंड सूडोपेरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा में क्या होगा कि जब ये जो टिश्यूज़ हैं, ये फंगल के जो टिश्यूज़ हैं, ये अगर लूजली अटैच्ड हुए और आपस में एक दूसरे के पैरेलल हुए तो इसे हम बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। जबकि अगर ये क्लोजली पैक्ड हुए या फिर कॉम्पैक्टली अटैच हुए आपस में तो इसे हम बोलते हैं सूडोपेरेनकाइमा, और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। जैसे कि आप इमेज से इंडिकेट कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो प्रोजेनकाइमा की है, जिसमें कि जो टिश्यूज़ हैं वो लूजली अटैच्ड है और एक दूसरे के पैरेलल हैं, जबकि सूडोपेरेनकाइमा में जो टिश्यूज़ हैं वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अटैच हैं और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। ये कंप्लीट लेक्चर था हमारे आज के टॉपिक के बारे में। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं।